नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारी खास पेशकश में बजट अड्डा में। और बजट आने वाला है और बहुत सारी उम्मीदें देश के लोग, उद्योग, छोटे उद्योग, गृहिणियां सब लगा के बैठते हैं कि इस बार बजट में उनके हाथ क्या लगने वाला है, उनको क्या अच्छी खबर मिलने वाली है, उनकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। ये तमाम हर सेगमेंट की अलग अलग तरीके की उम्मीदें होती हैं। कुछ की उम्मीदें रह जाती हैं और कुछ की टूट जाती हैं। तो इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बजट में क्या होने वाला है। चुनावी वर्ष भी है तो उसकी वजह से भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक साहसिक बजट होगा, संतुलित बजट होगा, चुनावी बजट होगा, किस तरीके का ये बजट होगा और सरकार के खजाने में क्या स्थिति है, बैलेंस शीट कैसी है उनकी, कितना वो कमा रहे हैं, कितना वो खर्च करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन मोटे तौर पे देश के लोग, आम जनता सब देखते हैं कि सरकार उनके लिए इस बजट में क्या करने वाली है। तो इसीलिए हमने इस चर्चा का, इस शो का नाम भी रखा है कि साहसिक बजट है या संतुलित बजट है। और उसमें एक और नीचे जोड़ लीजिए, क्या ये चुनावी बजट भी हो सकता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में पूरी दुनिया गुजर रही है। पश्चिमी देशों में मंदी की चर्चाएं चल रही हैं, यूरोप की खास तौर पे बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, युद्ध अभी भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में कच्चे तेल की एक अलग कहानी चल रही है। तो बहुत सारी इन मुश्किलों के बीच में भारत फिर भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा पा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। फास्टेस्ट ग्रोथ है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे हमें आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो विद्वानों का पैनल है वो बहुत ही एमिनेंट है, बहुत ही खास पैनल है। और हमारे साथ हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य जी। देश के कुछ आर्थिक पत्रकार हैं, उनमें से एक है ए.के. सर। बहुत ही लंबा अनुभव है और न जाने कितने बजट सामने से गुजर गए हैं, तो उनके अनुभव से समझेंगे। डी.के. जोशी सर हमारे साथ हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। नंबर्स को बड़ी बारीकी से और बड़ी बिग पिक्चर को हमारे सामने बड़े आसान तरीके से रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इंडस्ट्री क्या सोचती है, उसको क्या चाहिए, पीएलआई में क्या मिले क्या न मिले, इन सब पे चर्चा करेंगे हम एम.एस. उन्नी कृष्णन साहब के साथ, जो कि एक इंडस्ट्री वेटरन है और बहुत लंबे समय तक कैपिटल गुड्स की कंपनी को उन्होंने हेड किया है। साथ ही एक्सपोर्ट सेक्टर जो हमारे लिए एक राइजिंग स्टार के तौर पे है और बहुत सारी उसमें भी उथल पुथल हो रही, तो फीओ के डीजी एंड सीईओ अजय सहाय जी हमारे साथ हैं। और साथ ही जो एक बहुत बड़ा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, एमएसएमई, और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं कामकाज से, तो चैम्बर ऑफ इंडियन एमएससी के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है समझना कि क्या होने वाला है और आम आदमी को उससे क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। एक अभी सर आपसे शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने अपने बजट शो का नाम रखा है, साहसिक होगा, संतुलित होगा या चुनावी बजट होगा, कैसा होगा ये बजट सर? देखिए नीरज जी, आप ही के शब्दों में मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि ये चुनावी बजट नहीं होगा। ये चुनावी बजट नहीं होगा, इसका प्रधान कारण ये है कि मोदी सरकार की जो एक आर्किटेक्चर ऑफ बजट मेकिंग जो है, उसमें उन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया है कि चुनावी बजट इंटरिम बजट में पेश किया जाता है, उसके पहले साल के पूर्ण बजट में नहीं पेश किया जाता। अगर आप देखेंगे 2019 के इंटरिम बजट चुनावी बजट था, प्रधानमंत्री किसान योजना का ऐलान किया गया था, इनकम टैक्स रिलीफ जो रिबेट 5 लाख तक का रिबेट दिया गया था। तो जो चुनावी बजट जो होता है मोदी सरकार के अंदर, वो चुनावी बजट इंटरिम बजट में आता है। वो कोई पूर्ण बजट जो 1 फरवरी में आएगा उसमें नहीं आता है। तो पहली बात तो है कि चुनावी बजट मैं इसको नहीं सोचता कि आएगा। दूसरी बात जो है कि ये साहसिक होगा या संतुलित होगा। मैं समझता हूं कि ये बजट संतुलित होगा और संतुलन की और बढ़ेगा। जो संतुलन पिछले 2 सालों में हमने देखा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो एक संतुलन की जो आप बात करते हैं, उसी की ओर ये आगे अग्रसर होगा। पर उस अग्रसर होने में बहुत सारी चैलेंजेस होंगी। जो फायदे इस साल सरकार को मिले हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो एक अंडर एस्टिमेशन हुई थी 11% की नॉमिनल ग्रोथ की, और जो 15% में आ गई है, उससे जो फायदा इस साल में मिला है, जिसके कारण अगले साल जो है वो फायदा उनको शायद नहीं मिलेगा।
क्योंकि अगर आप 11% की अगर नॉमिनल ग्रोथ की प्रोजेक्शन करें, तब भी आपको जो 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 फायदा इस साल मिला है वो फायदा नहीं मिलेगा। और एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ जो है कि जो टैक्स कलेक्शन की जो बायोसी रेट है वो इस साल ऑलरेडी गिर चुकी है। तो अगला साल टैक्स कलेक्शन में उसी जी AKB सर, करने की कोशिश रहेगी। जी मैं रिकनेक्ट कराऊंगा सर, आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं तब तक जोशी जी के पास चलता हूँ। जोशी सर, बैलेंस शीट कैसी दिख रही है आपको? कितना बायंसी हो सकती है? और जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना कि कितना कमाया और कितना खर्च करेंगे, तो उसी के आधार पर तय होता है कि हम बोल्ड स्टेप लेंगे या जैसे चल रहा वैसे ही चलने देंगे। तो आपको कैसा लग रही है बैलेंस शीट, और कैसा आपको बजट आने की उम्मीद है? देखिए, बैलेंस शीट इस साल के लिए 22-23 के लिए तो ठीक है, क्योंकि जैसा कि अभी AKB साहब भी बता रहे थे कि आपको नॉमिनल GDP ग्रोथ ऊंचा हो गया, तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो काफी सुधर गए, उस वजह से आप एक्स्ट्रा खर्चा कर पाए। जब आप अगले साल की तरफ देखते हैं तो कुछ चैलेंजेस खास दिखाई देते हैं। एक तो यह है कि ग्रोथ में धीमापन आएगा, नॉमिनल ग्रोथ रियल ग्रोथ दोनों ही इस साल के मुकाबले कम होंगे, उससे टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो डेफिसिट को भी नीचे लाना चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% 2025-26 तक लाना चाहते हैं। उसका मतलब उस पाथ में चलने के लिए आपको डेफिसिट नीचे लाना पड़ेगा। तीसरी जो दिक्कत बजट में जो चैलेंज है वो यह है कि आप इस स्थिति में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाएंगे? आपका रेवेन्यू नीचे जा रहा है, आपको पास फिस्कल कंस्ट्रेंट है, तो उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा, उनके पास एक ही तरीका रह जाता है, वो है कि एक्सपेंडिचर रिस्ट्रक्चरिंग करें। अगर हम लकी रहे इस साल और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस नीचे आ गए, फर्टिलाइजर प्राइसेस नीचे आ गए, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए, तो उससे हमारा एक तो ट्रेड में फर्क बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि सब्सिडी बिल जो सरकार इस साल काटने की कोशिश करेगी वो संभव हो पाएगा। पिछले साल भी सरकार की कोशिश शुरू में यही थी कि वो सब्सिडी काटें और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, पर सारा गणित 1 महीने के अंदर ही बिगड़ गया। और अभी भी सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग है, इतनी अनसर्टेनिटीज हैं कि एक तरह से निम्बल अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर आपकी स्थिति बदलती है तो आपको उसी हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। तो एक तरह से बहुत ही अनसर्टेन टाइम में आप जो भी बजट बनाएंगे वो उस तरह से प्ले आउट होगा कि नहीं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी जो फोकस है वो बरकरार रहेगा कि नहीं, वो काफी हद तक इस पे निर्भर करेगा कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी होती है, किस तरह का सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, और अभी कई चीजों की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखने की आवश्यकता है, थोड़ा वल्नरेबल सेक्शंस को भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये इन सारी चीजों को कैसे उनका संतुलन बनाएगी फाइनेंस मिनिस्टर, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट नहीं रहेगा, ये एक संतुलित बजट रहेगा जिसको बहुत ही निम्बल अप्रोच के साथ उनको आगे चलाना पड़ेगा। जोशी सर, क्या फिस्कल डेफिसिट मैनेज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे? जो 25-26 के जो 4.5% का टारगेट है वो कैसे अचीव होगा? अभी तो बहुत बढ़ा हुआ है, और सब्सिडी कितना काटेंगे, कहाँ गुंजाइश है? देखिए, जैसा मैंने कहा, एक तो फूड सब्सिडी बिल इस साल थोड़ा कम होगा। उन्होंने फूड सब्सिडी को एक्सटेंड तो किया है, पर वो जो चेंजेस उसमें लाए हैं उस वजह से थोड़ा सेविंग वहां होगी। दूसरा यह है कि आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल कम हो सकता है इस साल, और अगर जैसा मैंने कहा कच्चे तेल और बाकी और कमोडिटीज के दाम नीचे रहते हैं तो उनसे भी मतलब सब्सिडी बिल को काबू करने में मदद मिलेगी। पिछले साल जो सब्सिडी बिल बढ़ा था उसमें मुख्य कारण ग्लोबल एनवायरनमेंट था। इस साल ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा कमजोर रहेगा, तो अगर जियोपॉलिटिक्स इतना ज्यादा खराब नहीं करती है तो आपको वो राहत मिलेगी जो पिछले साल नहीं मिली थी। तो वो उसी उम्मीद पे बजट का गणित भी टिका रहेगा। ओके, AKB सर, आपका सवाल आधा रह गया था। हाथ बंधे हुए हैं तो आगे जाते हुए किस तरीके से ये अपनी मुश्किल हल करेंगे? जैसे मुझे ध्यान है पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे में शायद $65 के आसपास का कैलकुलेशन करके ये चले थे, और उससे
तो अभी भी बहुत ऊपर है, $85 $90 के आसपास चल रहा है, एवरेज मान ले तो लगभग उसी के पास ये लंबे समय से बना हुआ। तो इसको कैसे अनुमान लिया जाए? चलिए के सर के बाद थोड़ी देर बाद जाएंगे। उन्नी सर, इंडस्ट्री को उम्मीदें हैं क्या? मुझे एक इंडस्ट्री से एक शिकायत है सर, पहले मुझे शिकायत दर्ज कराओ फिर जवाब दीजिएगा। जो PL नहीं, के सर आ गए, शिकायत बाद में, पहले के सर हाथ बंधे हुए हैं सर, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे? एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, महंगाई की समस्या है, सब्सिडी भी काटना है, तो कैसे करेंगे सर ये? के सर देखिए, जो आपने जो सवाल उठाया है वो, जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस काफी भारी होंगी, पर सरकार के पास दो तरफ से मैं समझता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी। वो है कि करीबन जो फूड सब्सिडी बिल जो है वो काफी घट जाएगी अगले साल। वो करीबन 0.4 परसेंटेज पॉइंट ऑफ GDP का एक इजाफा मिलेगा अगले साल। मैं समझता हूं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी थोड़ा बहुत गेन मिलेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स प्राइसेस हैं वो थोड़े बहुत नीचे आ गए हैं। तो इस साल की तुलना में अगले साल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल भी कम हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल और फूड सब्सिडी बिल को कम हो जाने से बहुत लोगों का एस्टिमेट ये है कि 0.7% ऑफ GDP, अगर आप 300 लाख करोड़ की GDP की साइज देखें, उसमें अगर 0.7% की एक बचत हो तो मैं समझता हूं वो काफी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वो फ्लेक्सिबिलिटी मैं समझता हूं कैपेक्स को बढ़ाने में उनको मदद देगी। पर ये जो बेनिफिट जो है वो एक साल के लिए ही रहेगी, उसके एक साल के बाद वो बेनिफिट नहीं रहेगी। पर क्योंकि हम 2023-24 की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी की घट जाने से थोड़ी बहुत एक स्कोप मिलेगा सरकार को। वो पैसा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्नी सर, मैं आपके पास आता हूँ। शिकायत और सवाल एक साथ। PLI स्कीम्स शुरू की गई और बड़े पैमाने पर 14 सेक्टर्स को लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का दिया गया, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपने जो रेगुलर कैपेक्स है उसी को मान लिया कि ये PLI में शामिल कर देते, जो कि उनको थोड़ा सा अलग करना चाहिए था। क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग अभी भी? नीरज, उतना खराब तो नहीं है, क्योंकि जो लोग PLI का फायदा उठाने के लिए जो इन्वेस्ट किया है उनमें से कुछ लोगों सेक्टर में था ही नहीं था पहले, वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। और ये भी बात है कि PLI से फायदा क्या हो गया, ये जो 14 सेक्टर में जो ऑफर किया है उधर क्यों दिया? क्योंकि हिंदुस्तान में कैपेसिटी कम था, कुछ आइटम में बिल्कुल कैपेसिटी या टेक्नोलॉजी भी नहीं था। तो PLI का ये ऑफर रखे, इंडस्ट्री को बोला कि आप कैपेसिटी बढ़ा दो, नहीं तो जिसमें कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है आप नया चालू करो। फॉर एग्जांपल, API प्रोडक्शन वाज वर्चुअली निल इन द कंट्री, पूरा चाइना से इंपोर्ट हो रहा था, तो उसके लिए तो बहुत लोग पहले, दैट इज द फर्स्ट PLI व्हिच हैपेंड। अभी जो 14 आपने जो बोला है, जो इंपोर्ट ऑफसेट करने के लिए नॉर्मल इंडियन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप समझ लीजिए, अभी उसका फायदा इस साल के बैलेंस शीट में तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट जब इसकी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, मेरा ख्याल से तकरीबन से 15-18 महीने के अंदर आपको इसका फायदा देखना चालू हो जाएगा। उसमें से जो भी PLI दिया वो टैक्स में सरकार के पास वापस भी आ जाएगा। तो एकदम क्लैरिटी है, क्योंकि 100 रुपए का जो टर्नओवर बढ़ेगा PLI के मुताबिक में से, उसमें से वेरियस काइंड्स ऑफ GST से लेके इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी वगैरह वगैरह लेके तक करीबन 30% सरकार के हाथ में वापस आ जाएगा। बहुत बढ़िया मूव है। तो मेरा यही भी सरकार से उम्मीद है कि कुछ और एरिया में भी हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ दैट वी आर फेसिंग, एंड इट में कंटिन्यू टू बी प्रिवेलिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड मे बी कपल ऑफ मोर इयर्स। जो तरीके से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है उसके मुताबिक आप एक्सपोर्ट तुलन करेगा, उतना बढ़ावा नहीं हो रहा है। तो इंपोर्ट को कैसा कम करें? एक तो आप ड्यूटी बढ़ा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक कैपेसिटी जिसके लिए है वो तो करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जहां हम अनयूज कैपेसिटी डोमेस्टिक है, उधर हमको प्रिवेंशन ऑफ इंपोर्ट के लिए थोड़ा ड्यूटी में खेलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। और दूसरा एरिया ऐसा है कि जहां इतने बड़े बड़े कमोडिटी इंपोर्ट हो रहे कुछ एक आधा कंट्री से, उसको कम करने के लिए आज ही उसको PLI नया उसके लिए कमिट करना पड़ेगा। उसका खर्चा शायद आज नहीं होगा,
आगे जाके ही होगा, बट वो बजट में इंक्लूड करना चाहिए। तो पीएलआई के बारे में ये कि इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस गवर्नमेंट व्हिच इज रियली एंटाइसिंग द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट, एंड इंडस्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई एम टेलिंग दैट we are all looking forward to more and more such kind of, we are not wanting capital subsidy, but confirm that if we produce more over here, we will be able to recover our additional expenses. That is the main thing, as you mentioned about PLI. But otherwise, हमारा क्या क्या इरादा है अभी मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री कैपेक्स बढ़ाना चाहता है, तो आप देख लीजिए, अब जैसे बोला कि पीएलआई का मुताबिक हो, कुछ भी हो, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है साल में, पिछले साल में इमीडिएटली आफ्टर कोविड, जहां कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तकरीबन 55% से 60% तक था, फिर भी इतने नए नए प्लान की कमिटमेंट कर चुके हैं, जमीन ले लिया सरकार से, पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज कम बैक फॉरवर्ड विद अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट डिस्पाइट द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। आपको ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा, 3-4 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल था वर्सेस टुडे, द डिफरेंस इज तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट, विच मीन्स हमारा जो IRR जो मिल सकता है प्रोजेक्ट का वो कम होने वाला है। फिर भी इंडस्ट्री को इतना उम्मीद है कि आगे जाकर ये पैसा वापस हम विल बी एबल टू रिकवर इट, सो वी आर गोइंग अहेड विद दैट। सो आवर मेन इंटरेस्ट इज, सरकार का जो भी ऐसा बजट में दिखाएगा उसमें से एक चीज है कि कंजम्पशन बढ़ावे, इन्फ्लेशन को। उन्नी सर यहीं पे पेच फंसता है, डिमांड तो है नहीं। अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि रूरल इलाकों में डिमांड की समस्या है, छोटे शहरों में डिमांड की समस्या है, केवल बड़े शहरों में और के शेप रिकवरी वाली चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री कैसे ये भरोसे के साथ चल रही है? ब्याज दर आप खुद ही कह रहे हैं कि वो 9-10% तक हो रहे हैं, कैसे? इसके जैसा कि नीरज, जो कैपेसिटी के लिए इन्वेस्ट करेगा, हमारा कैलकुलेशन एक आधा साल के लिए नहीं है। हमारा जो कैलकुलेशन से तकरीबन 10 साल और उसके आगे की सोच के इन्वेस्ट करता है। तो एक जमाना था कि जब हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेशन हिंदुस्तान में कोई भी इन्वेस्टर था 3 साल के अंदर पैसा वापस आना चाहिए करे, वो सब जमाना बदल गया। अभी हम भी आगे का सोचता है, तो अभी जो इन्वेस्ट करेगा, हमको मालूम है शायद जो भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज होगा, अगर पूरा यूक्रेन वार जैसे भट्टाचार्य साहब ने बात किया, जोशी जी ने बताया, जो तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाएगा, हमको उतना डर नहीं। हमको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में कंजम्पशन बढ़ने वाला है और इतना पॉपुलेशन है, हमारा इंडियन मार्केट इटसेल्फ इज सो लार्ज इनफ, अगर वो मार्केट कोई भी फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा रिटर्न आ जाएगा। तो हमारा कोई भी डर नहीं उसके बारे में। हमको ऐसा चाहिए कि मेक इट इजी फॉर अस टू इन्वेस्ट, डोंट मेक इट डिफिकल्ट, सपोर्ट अस इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट कम विद एनीथिंग इन जो तरीके से आज चल रहे, हम कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके भी। ओके अजय सर, कैसा आप लोगों का कामकाज चल रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट में? देखिए, अभी तक एक्सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ कोर्स स्लो डाउन हुई है, बट एज ऑफ नाउ दिसंबर तक अराउंड 9% ग्रोथ है, और हमें लगता है कि ये फिस्कल ईयर वी विल एंड विद एन एक्सपोर्ट ऑफ अराउंड $450 to $460 billion एज कंपेयर टू $422 billion। सो लुकिंग इनटू द ग्लोबल सिनेरियो, अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी फोरकास्ट आ रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड के, वो क्वाइट चैलेंजिंग ट्रेड आ रहे हैं फोरकास्ट। उस सिनेरियो को देखते हुए सो फार ग्रोथ हैज बीन गुड, और हमें लग रहा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम एंटर करेंगे, वी विल हैव 2 पॉजिटिव विद अस। एक तो जैसे पीएलआई स्कीम की बात की है, पीएलआई स्कीम में जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है दैट विल गो अप, एंड मच ऑफ द जो प्रोडक्शन होगा दैट विल फाइंड एवेन्यू इन एक्सपोर्ट्स। और सबसे बड़ा जो पीएलआई स्कीम का पॉजिटिव अभी तक नजर आया वो हमने देखा है मोबाइल सेक्टर में, जहां पे एक नेट इंपोर्टर थे हम, वो नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं, और प्रॉब्ली इस फाइनेंशियल ईयर में हम अराउंड $8 to $9 billion मोबाइल एक्सपोर्ट्स करेंगे। और जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलआई स्कीम इस कंटेक्स्ट में, कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 35% इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सेक्टर का शेयर है। इसमें हमारा शेयर ग्लोबल ट्रेड में 1% से कम है, करीब 0.8% है। तो ये पीएलआई इन्वेस्टमेंट जब इन सेक्टर्स में आएगा, जो कैपेबिलिटी होगी वो हमें हेल्प करेगी कि इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट्स को लेके है। हमारा जो 70% एक्सपोर्ट है उस सेगमेंट को जाता है जहां ग्लोबल इंपोर्ट साइज इज जस्ट 30% ऑफ द टोटल ट्रेड। हमारा जो 30% एक्सपोर्ट है वो इस सेगमेंट को जाता है जहां 70% ग्लोबल इंपोर्ट हो रहा है। तो पीएलआई स्कीम के आने से ये जो मिसमैच है इसको हम काफी हद तक
एड्रेस कर देंगे। दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा है, रफली $100 बिलियन प्लस का वो इंपोर्ट हो रहा है, तो पीएलआई स्कीम को हम उसको भी एड्रेस करेंगे। दूसरी प्लस पॉइंट है कि इंडिया ने बहुत इफेक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। पिछले साल भी हमने 2 एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज किया है, एक यूएई के साथ, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और जिस तरह ये एग्रीमेंट में, क्योंकि इंडस्ट्री को मार्केट एक्सेस में थोड़े से इश्यूज होते हैं, जब 1-2 साल में एग्रीमेंट मैच्योर होते हैं तो इसमें ग्रोथ। अजय सर, हम एक ऐसे सिनेरियो में इस बजट को लेके आ रहे हैं या उस पर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जहां पे पूरी दुनिया में ले ऑफ हो रहे हैं। डेल जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहे हैं हार्डवेयर की डिमांड गिर रही है। टेक्सटाइल कंपनियां रीनेगोशिएट कर रही हैं यूएस की कंपनीज के साथ क्योंकि वो उस भाव पे माल नहीं खरीदना चाहते। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड घट रही है और ये हार्डवेयर के सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे जो कोरोना काल में एक विचित्र सी स्थिति बनी थी कि हर कंपनियां 4-4 गुना कर रही थी, अब वो डाउनसाइजिंग कर रही हैं रीबैलेंस करने के लिए अपने आप को। तो डिमांड का एक सिनेरियो डोमेस्टिक तो है ही है, दुनिया में भी है सर। रोज सुबह खबर आती है कि हर बड़ी कंपनी, जिसको फैंग कह लें या फैंग के अलावा नैस्डैक में ले लें, S&P ले लें, सब ये कह रहे हैं कि वो चैलेंजिंग सिनेरियो है। तो ये प्रैक्टिकली मुझे बताइए, थ्योरेटिकली तो ठीक है कि लॉन्ग टर्म बजट तो 1 ही साल के लिए बना रहे हैं ना, कैसे आप किस उम्मीद में ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम कर पाएंगे? डिमांड किधर है सर? ग्लोबल डिमांड की समस्या खड़ी है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, जो पेंटअप डिमांड थी 2022 में, वो पेंटअप डिमांड नहीं है, बट फिर भी दो ऑफ कोर्स बहुत सी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है। दूसरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी इंडिया के पास काफी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम जो रुपी पेमेंट मैकेनिज्म हमने रशिया के साथ इस्टेब्लिश किया है, हम $5 to $7 बिलियन रशिया से एडिशनल एक्सपोर्ट करेंगे। जब यूरोप और रशिया के बीच में जो ट्रेड था वो अराउंड $120 बिलियन का, उसको एनर्जी सेक्टर को हम हटा दें, अराउंड $65 बिलियन का रशिया का ट्रेड यूरोप के साथ है। उसमें हमने अभी देखा है कि बहुत सा इंडिया का जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसमें ये भी फैक्टर है कि इंडिया ने रशिया से क्रूड लिया और प्रोसेस क्रूड जो है वो सप्लाई किया है यूरोप को। इसी तरह स्टील सेक्टर, सीमेंट में भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मैं एग्री करता हूं कि ऑफ कोर्स ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो रहा है, लेकिन एक कंट्री जैसा इंडिया जिसका ग्लोबल शेयर अभी 2% से कम है, उसको ये मटीरियली बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। कुछ सेगमेंट में डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जिस तरह इंडिया का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई हो रहा है, हम न्यू मार्केट्स में जा रहे हैं, टू ए लार्ज एक्सटेंट उसको ऑफसेट कर सकेंगे। मैं ये भी एग्री करता हूं, जैसे पिछले साल हमने देखा था, हम ये $295 बिलियन से $422 बिलियन पहुंच गए थे। वो सिचुएशन नहीं होगी कि आपको एक साल में 125-30 बिलियन इंक्रीज कर सके एक्सपोर्ट में, बट 8 to 10% इंक्रीज पॉसिबल है। और जिस तरह की ग्लोबल फोरकास्ट आते हैं उसके अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें, ये तो काफी अच्छा जो होगा, ये परफॉर्मेंस रहेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स का। मतलब मोटे तौर पे ये मैं कह सकता हूँ, ये समझ में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ हो सकती है, नेचुरल नहीं है। विद इन फ्रेमवर्क हम अपना शेयर बढ़ा लेंगे क्योंकि अभी हम बहुत नीचे हैं, तो इसको मैं एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ मानता हूँ। जैसे हमारे शेयर मार्केट में कई बार एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ होती है कि कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई जो इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं है, लेकिन कुछ पैरामीटर चेंज करने से ग्रोथ आ जाती है कई बार। खैर, मुकेश जी, आप ऐसे इंडस्ट्री जुड़े जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, क्या हालचाल है वहाँ के? बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बजट की जो एक्सपेक्टेशन की अगर आपने बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है, और आप अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जो एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसमें बताया भी गया है कि जो ग्रोथ है, बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी हैं जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर भी पहुंच गई हैं। ये लार्जेस्ट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और अगर 11 करोड़ लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं इन एमएसएमई सेक्टर से, तो अगर एक फैमिली में नीरज जी हम 4 लोगों को भी मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 45 करोड़ लोग की जीविका जो है वो इस एमएसएमई सेक्टर से चल रही है। जहां तक डिमांड की बात आपने कहा कि बजट से हमारी क्या डिमांड्स हैं, देखिए हम ये चाहते हैं कि एक तो जो ये कोलेटरल फ्री लोन है, ये अभी तक 2 करोड़ है, ये लिमिट अब काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 10 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री मिलेगा। तो हमारी एक तो डिमांड ये है कि ये जो 2 करोड़ की लिमिट है, अगर इसको एमएसएमईज के लिए या एमएससीज के लिए 10 करोड़ भी ना हो तो कम से कम 5 करोड़ की लिमिट इसको जरूर बनाई जाए।
एक और डिमांड ये है कि जिस तरह से कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलता है इंडिविजुअल लोगों को, अगर अपना कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं फिर दूसरी प्रॉपर्टी में लगाते हैं, घर बनाते हैं, इसी तरह जो ये एमएसएमईज है ये बेचारे अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हैं, घर बेचते हैं, अपनी पर्सनल एसेट बेच के अगर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं तो वहां पर कैपिटल गेन टैक्स का जो एग्जेम्पशन है वो मिलना चाहिए। पहले मिलता था एमएसएमईज को, लेकिन वो 2017 के बाद केवल स्टार्टअप्स के लिए कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो एमएसएमईज है वो अपना बिजनेस करते हैं या तो पार्टनरशिप के रूप में या एलएलपी के रूप में। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को टैक्स का बेनिफिट है वो 25% या 22% है। वो बेनिफिट मैं समझता हूं कि शायद जो एमएसएमईज हैं जो पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम नहीं कर रही, एलएलपी के रूप में काम कर रही हैं, उनको भी जरूर मिलना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव टैक्स की हमारी डिमांड है कि अगर हमारी इनकम कम है, जिस तरह से प्रॉपर्टरशिप में होता है उसी तरह पार्टनरशिप एलएलपी में भी ये कुछ करना चाहिए कि अगर इनकम कम है तो टैक्स का जो रेट है वो कम हो, इनकम बढ़ जाए तो भाई हमारा टैक्स का रेट कुछ आप बढ़ा लीजिएगा। जी, लोन आसानी से मिल जाता है क्या? इंपॉर्टेंट जो लोन आसानी से मिलता है बैंकों से? लोन आसानी से नीरज जी, लोन के लिए मैं ये कहूंगा कि एक अगर काम कर दिया जाए तो शायद लोन आसानी से मिल सकता है। अगर हम ये कर दें कि जो ऑफलाइन लोन एप्लीकेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, मोदी सरकार में सब कुछ वो डिजिटल करना चाहते हैं। केवल मुझे लगता है कि एक काम अगर ये कर दिया जाए कि लोन एप्लीकेशन का सिस्टम जो ऑफलाइन सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाए और ये कहा जाए कि केवल और केवल ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। एक तो अभी क्या होता है ग्राउंड लेवल पे, अगर आप देखिए कि अगर मैं एक एमएसएमई हूं, अपना लोन एप्लीकेशन लेकर जाता हूं बैंक में, कभी हो सकता है जेन्युइनली बैंक मैनेजर उनके ऑडिट चल रहा है, कभी वो रिकवरी में बिजी हैं, कभी उनके लोन ऑफिसर नहीं है, वहां पर रिसीविंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं जाता हूं बार बार, फिर वो कोई ना कोई कारण बताकर मुझे भेज देंगे कि 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। अभी वो मेरा लोन एप्लीकेशन हो सकता है 2 महीने तक लॉगिन ना हो, सिस्टम में ना हो। अगर एक लोन एप्लीकेशन का ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया जाए, उसके बाद आपकी जो और रिक्वायरमेंट है वो बताइए, कम से कम मेरा जो प्रपोजल है वो एक सिस्टम के अंदर चला जाए। मैं समझता हूं अगर ये एक काम कर दिया जाए तो शायद लोन मिलने में काफी कुछ आराम हो सकता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है कोविड में, हर किसी का, चाहे वो कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो या कोई और छोटा मोटा डिफॉल्ट हो बिजनेस में। देखिए जो डिफॉल्ट की परिभाषा है वो ये है कि 1 रुपी 1 डे डिफॉल्ट, और कोरोना काल में हमने देखा कि खास तौर से किसी ना किसी कारण से वो डिफॉल्ट लोगों के हुए हैं। उससे जो क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो सिबिल की रिपोर्ट है, उसमें सबका कहीं ना कहीं डिफॉल्ट आ गया है। उनके स्कोर कम हो गए हैं, उनकी जो सीएमआर रेटिंग होती है वो डाउनग्रेड हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पास में हम जितने भी एमएसएमई से मिल रहे हैं, अधिकतर लोगों की ये शिकायत है और ये प्रॉब्लम है कि सिबिल या जो भी कोई क्रेडिट ब्यूरो है उसका स्कोर कम होने की वजह से बैंकर्स के सामने मजबूरी हो जाती है कि वो लोन कर नहीं पाते क्योंकि किसी को पावर नहीं है। अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि कम से कम जो कोरोना का जो डिफॉल्ट हुआ उससे जो सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर या जो सीएमआर रेटिंग है वो डाउनग्रेड ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा, ये कैसे होगा? ये तो सरकार को, सेक्टर के लिए ये तो सरकार को प्रावधानों में बदलाव करना पड़ेगा। ये मैं अब दोबारा आऊंगा तो इस पे बातचीत होगी। तो बजट अभी क्या कचहरी टाइप का मामला चला गया, फाइल दे ये देखेंगे, समय होगा तो, नहीं तो पड़ी हुई नीचे। आप कह रहे हैं ऑनलाइन को मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हाँ सिस्टम में है और आपको रिस्पॉन्ड करना है। अभी तो क्या पड़ी हुई फाइल हमने देखा नहीं देखा कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैंने अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है ना, तो बहुत सारे बैंकों के मैनेजमेंट से बात किया, तो जो 17-18% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही, जिसमें कॉर्पोरेट भी पिकअप कर रहा, रिटेल ग्रोथ तो धुआंधार है, एसएमई एमएसएमई की ग्रोथ 7-8% है। मैंने पूछा भी ऐसा क्यों है, बोले पिकअप कर रही है धीरे धीरे। शायद यही कारण होगा कि दिलचस्पी का लीस्ट प्रायोरिटी वाले आप लोग कस्टमर हैं कि ध्यान देते नहीं ज़्यादा, जबकि सरकार चाहती है कि एमएसएमई को ज़्यादा फोकस मिले। मैं आज तो दोबारा आऊँगा तो इस पर और विस्तार से चर्चा करूँगा। जोशी साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो बजट की हम लोग बातें करें, मेरा तो कंसर्न ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, लोगों को काम कैसे मिलेगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कैपेक्स ज़्यादा करेगी सरकार, और ज़्यादा करेगी तो कितना लोन लेगी? ये सारे प्रश्न भी सामने खड़े होंगे। लेकिन इसमें मैं एक जोड़ देता हूँ, जैसे मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि 7% की 3 चीज़ें नहीं चल सकती। तो इन्फ्लेशन भी 7%, इंटरेस्ट रेट भी 7% और ग्रोथ रेट भी 7%, ये कैसे एक साथ होगा? तो अब इसमें थोड़ा सा टिंकरिंग हो गई, इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आ गया लेकिन इंटरेस्ट रेट 9-10% तक पहुँच गया है। ये जो पैरामीटर, इसके इस फ्रेमवर्क में सरकार कैसे अपना कैपेक्स बढ़ाएगी? उसको तो बहुत कर्जा वर्जा भी लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा?
देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए शॉर्ट टर्म में तो कोई जादुई छड़ी नहीं है किसी के पास भी। उसके लिए आपको अभी हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कम से कम लेबर इंटेंसिव होता जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस स्थिति में या तो आप बहुत तेजी से ग्रो करिए, या फिर आप उन सेक्टर्स की तरफ जाइए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, जैसे कि एमएसएमई सेगमेंट है। तो ये एक, और अभी जो पीएलआई स्कीम भी है उसमें कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होने वाला, वो इतनी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं है। तो इसमें इस स्थिति में आपको शॉर्ट टर्म मेजर्स बफर्स रखने पड़ते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज के लिए आपने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रखा है। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस समय अगर बढ़ावा देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ जाता है, मकान बनाने की तरफ जाता है, वो सबसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और वो अनस्किल्ड लेबर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है काफी हद तक। तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर फोकस किया जाए तो आपका लेबर एब्जॉर्प्शन इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। एक तो वो है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए हाँ मैन्युफैक्चरिंग है, पर वो उसका इमीडिएट बेनिफिट अभी दिखने में टाइम लगेगा। तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या तो अवश्य है और इसका कोई जल्दी से समाधान नहीं है। नरेगा एक तरह से बफर प्रोवाइड करता है, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज में कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है लोगों के पास तो वो इसका फायदा उठा सके। तो यही कुल मिला जुला के इसी तरह से अभी काम चलाना पड़ेगा। और आगे चलते हुए अगर मैन्युफैक्चरिंग वाकई हमारा ग्रोथ इंजन बन जाता है और टेक्सटाइल और इस तरह के सेगमेंट्स जो लेबर इंटेंसिव है ये भी पिकअप करते हैं, तो ये एक तरह से लेबर को एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ खास करें सर? काफी तो पहले से 2 लाख रुपए की क्या छूट मिलती रहती है, और भी करने की जरूरत है क्या? नहीं, रूरल जो आवास योजना वगैरह है इनमें थोड़ा और इनके टारगेट्स अभी थोड़ा सा दूर हैं, तो इनमें ज्यादा फोकस किया जाए कि इनको कैसे टारगेट्स अचीव किए जाए, उसके लिए और आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मोटी तौर पे बात यह है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर पिकअप करती है तो एम्प्लॉयमेंट भी पिकअप करती है। कंस्ट्रक्शन लगभग उतने ही लोग एम्प्लॉय करता है जितना मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, एकेबी सर, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्योंकि इस समय एम्प्लॉयमेंट बहुत चर्चा में है, 7, 7.5, 8% अलग अलग है। मैं इसमें एक और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एकेबी सर, मैंने एक कंपनी से बात की जो स्टाफिंग का काम करती है, लिस्टेड है, बड़ी कंपनी देश की सबसे। तो उन्होंने बताया मुझे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़े ले ऑफ के बाद थोड़ी थोड़ी अभी हायरिंग हो रही है, लेकिन बहुत ही स्किल्ड लोगों की हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजी जानते हो तो खूब पैसे मिलके नौकरी मिल जाएगी, सिंपल आदमी हो तो संभव नहीं है। एक बड़ा चिंता कारण। दूसरा चिंता कारण था कि वही पुराने वाले जो पॉकेट्स हैं, बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, यहाँ नौकरियाँ मिल जाती हैं, छोटे शहरों में फिर नहीं मिल रही। तो ये पुरानी 20 साल वाली कहानी चालू हो रही है और रूरल इलाकों में खास तौर पे ये दिक्कत है। तो अब मुझे ये बताइए कि इस बजट में नौकरी पाने के लिए, नौकरी बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान सरकार को करने चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता है। आपने सही कहा, पर जैसे जोशी साहब ने कहा कि ये समस्या 1 साल में या 1 दिन में हल होने वाली नहीं है। ये समस्या बुनियादी समस्या है और इस समस्या का हल एक बुनियादी सुधार से ही होगा। और मेरे हिसाब से जो बुनियादी सुधार की जरूरत है वो 2 क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जो सरकार ने जो कृषि क्षेत्र में सुधारों की बात की थी, मैं समझता हूं एक समय आ गया है कि अगर साहसिकता दिखाना होगा तो फिर से सरकार को 2024 के बाद या अगले साल अगर कृषि के सुधार की जो बात जो अब ठप हो गई थी उसको किस तरह से फिर से रिवाइव किया जाए। क्योंकि मैं समझता हूं अगर 60 लोग अभी भी कृषि के ऊपर निर्भरशील हैं तो कृषि में किस तरह से उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी गेन्स कैसे बढ़े, वो बहुत जरूरी है। वो है पहली बुनियादी सुधार। और दूसरी बुनियादी सुधार है आप किस तरह से आपकी तकनीकी शिक्षा वो निचले और की जो लो लेवल टेक्निकल एजुकेशन, जोशी साहब ने कहा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब बहुत आते हैं, एकदम सही बात है, पर हम किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब करने के लिए जो प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग किस तरह से आए, क्योंकि हमारी जो लो लेवल आईटीआई लेवल जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम ठप पड़ी है। मैं समझता हूं कि वो एजुकेशन सेक्टर, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्टर, उसमें भी काफी बुनियादी सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि हम कृषि के लोग को अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाना चाहते हैं तो वैसी बुनियादी तकनीकी शिक्षा की बहुत जरूरत होगी।
तो मैं ये दो चीज बहुत सख्त जरूरत है। एक तो है कृषि सुधार, कृषि नियमों का सुधार, और दूसरी है कि बुनियादी तकनीकी शिक्षा का सुधार। ये दो चीज को अगर हम नहीं करेंगे तो जो चीज हमें 2 साल के अंदर, जो हमें जो 3 साल के अंदर जो रोजगार की जो समस्या, जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां जो हैं, उसको मीट करने के लिए हम कामयाब नहीं होंगे। अगर हम तभी होंगे जब हम ये बुनियादी सुधार की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दें। सर, इसमें तो राजनीति होने लगती है कृषि सुधारों में। देखिए ना, पिछली बार कितनी पॉलिटिक्स हुई, वापस लिया, फिर उसके बाद अब कुछ हुआ ही नहीं है, और चुनावी साल है, कैसे अनुज जी, नीरज जी, मैं ये समझता हूं कि जो कृषि का सुधार जो थे, वो सुधारों को जिस तरह से अमल करने की कोशिश की थी, उससे समस्या आई थी। उस सुधारों की अमल करने की जो लॉजिक जो थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी। तो अगर सरकार के पास अगर राजनीतिक साहसिकता फिर से दिखा सके, वो एक बहुत जरूरी सुधार का एक मुद्दा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अगर थोड़ा सा उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, मिस हैंडलिंग की वजह से ज़्यादा लोग नाराज हो गए, ईगो पे ले लिया, तो लॉजिकली तो कोई भी समझदार आदमी मुझे नहीं मिला जो उनका विरोध कर रहा हो। तो अगर दोबारा से कोशिश की जाए समझदारी से बातचीत करके, तो शायद वो संभव। 19 सर, देखिए जोशी जी भी कह रहे हो, AKB सर भी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतने आसानी से नहीं होगा, PLI से भी इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जादू छड़ी घुमा दी। मैं इसको थोड़ा सा और सर गंभीर कर देता हूँ, इस सवाल को गंभीर करने में मेरा इरादा ये है कि इसमें कुछ और इनपुट डालता हूँ मैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, PLI से कोई जादू छड़ी नहीं हो रही, लेकिन सरकारें इस तरफ किस तरह से प्रयास करें मुझे नहीं पता। स्किल्ड का एक बड़ा चैलेंज मैंने अभी उदाहरण दिया कि टीम लीज नाम की कंपनी मुझे बता के गई है कि अगर आप स्किल सेट आपके पास नहीं है नया, तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। कोविड के काल के बाद तो और दिक्कत हो गई है, एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है जो यंग है, जो काम कर सकती है, लेकिन उसमें से आधी आबादी जो महिलाओं की, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, अनप्रोडक्टिव काम में लगी है, जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। ऐसे में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हम एक बोझ अपने ऊपर लेते जाएंगे। तो इसको कैसे दूर किया जाए? अगर इंडस्ट्री तो वैसे भी आप लोगों की सर बहुत ज़्यादा टैक्स हैवी होती जा रही, तो वहाँ पे तो नौकरियाँ कम जनरेट हो रही है। देखिए, PLI से नौकरियाँ जनरेट नहीं हुई है ज़्यादा। मेरा जिसमें एक गलत फहमी है, नौकरी तो हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, बट जो तरीके से डिमांड उतना सप्लाई नहीं है, होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आबादी इतना ज्यादा है। तकरीबन 14.5 लाख इंजीनियर हर एक साल में पास होते हैं हमारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में से। हमको 2 लाख इंजीनियर के ऊपर नौकरी देने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कंट्री। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस उधर से चालू होता है। बट मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिवाइड करके आपसे बात करूंगा। जैसे जोशी साहब ने बात किया है कि कंस्ट्रक्शन लेबर, इट्स अ लो स्किल लेबर। सिमिलरली दैट इज ओनली द सिविल कंस्ट्रक्शन के बारे में ये लोग बता रहे हैं। बट मेरा ख्याल से जहां मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सोलर प्लांट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितने फैक्ट्रियां खड़ा कर रहे हैं, उसमें जो स्किल चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। मेरे को इतना तक मालूम है कि जो जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नॉन सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे फैक्ट्रियां की होता है, उधर आदमी नहीं मिलता आज के दिन में। अगर आदमी मिलेगा तो भी वो एक हफ्ता काम करके चले जाते हैं, क्योंकि उसको स्किल ही नहीं है। तो उसके लिए नए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए नया NEP 20 में रास्ता तो बनाया है। अभी वो इफेक्टिव होने के लिए 3-4 साल तो ले ही लेगा। तो एक चीज हो गया। दूसरा, हाई क्वालिटी जॉब, लाइक अभी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, वो एरिया में हमको इतने जरूरत है, एक बंदा भी नहीं है। 3-4 साल का डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट के लिए कम से कम 1000 नौकरी दे सकते हैं आज का दिन में, कोई भी नहीं। तो ऐसा है कि स्किल गैप इज द करंट इश्यू एंड एक्स्ट्रा सप्लाई, दो चीज हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो एक देयर इज नो मैजिक वन बाय विच ऑल ऑफ देम कैन बी एम्प्लॉयड। बट मैं भी ये भी बता रहा हूँ कि आप ये देख लेना कि हमारा कंट्री में आज का दिन में 65,000 स्टार्टअप है। मेरा ख्याल से 3 साल के अंदर वो 2 लाख होने वाला है। तो हर एक कंपनी में तकरीबन 10 से लेके 1000 तक लोगों का नौकरी तो मिलता है। सो स्टार्टअप हैज टू बी सपोर्टेड, दैट इज द वन व्हिच इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग जॉब्स ऑफ अ बेटर नेचर। और उसके अलावा ये भी तो होना चाहिए कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट का कैपेक्स जो हो रहे, अभी इतने नए नए एयरपोर्ट बन रहे, इतनी नए नए लाइक रेलवे का, just imagine the quantum of money that is invested last year and is planned to be invested. इसे बनाना तो पड़ेगा ही, नौकरी तो बनेगा, बट प्लीज
you will never be able to find a single person answering कि इंडिया में पूरा नौकरी का फायदा हमने कर दिया करके होने वाला नहीं है। 10 से 20 साल में भी होने वाला नहीं है। जब हमारा पॉपुलेशन डिप होगा, which is going to happen in 2040, तब तक के लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो सर उन्नीस सर, दैट विल क्रिएट अनदर काइंड ऑफ चैलेंज। पॉपुलेशन अगर हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ गया तो वो 25-30 साल में ऐसी समस्या खड़ी करेगा ना कि भारत जापान बन जाएगा, पेंशन पे रहेंगे सारे लोग। तो वो भी एक बहुत सुखद स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ जो हमने अपने सवाल में रखा था कि अजय स्किल इंडिया तो भारत में चलाया गया था। अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ छोटा सा एक, इसके बाद मुकेश जी से और अजय जी से पूछूँ वो स्किल इंडिया के लोग कहाँ गए? वो तो आ रहे होंगे ना स्किल सीख के, ITI या फिटर या हॉब सर्विस वाले जो थोड़ा जानकारी रखते हैं, वो लोग कहाँ हैं? ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी। एक बार फिर से बजट साहसिक होगा, संतुलित होगा या चुनावी होगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश जी, संक्षेप में आपका जवाब चाहिए। जो सवाल हम लोग ब्रेक से पहले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मुझे 2 ही सवालों का जवाब चाहिए। या तो एम्प्लॉयमेंट का कैसे जुगाड़ होगा ये बताया जाए, या मेरे हाथ में पैसा कैसे आएगा ये बताया जाए। बताइए। देखिए, इस बारे में अभी काफ़ी बात हुई एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बट एक सेक्टर जो उसको टच नहीं किया गया, मैं समझता हूं कि MSME सेक्टर। MSME सेक्टर ही शायद एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है। तो अगर MSME सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे, और जो सरकार दे भी रही है और हमें काफ़ी उम्मीद भी है इस बजट से, MSME सेक्टर ही नीरज जी शायद एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है इसको खत्म करेगा। क्योंकि हम जैसे मोदी जी कहते भी हैं कि भाई जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो। और जैसे अभी बताया कि जो जिस तरह से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं हमारे देश में, MSMEs का ग्रोथ भी हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभी सरकार ने एक कदम उठाया जहां पर उन्होंने उद्यम असिस्ट करके एक नई योजना शुरू करी, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो MSME छोटे जो बहुत ही माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जिनके पास हो सकता है अपना GST भी नहीं है, पैन नंबर भी नहीं है, उनको 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक झटके में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो MSME का रजिस्ट्रेशन है, वो दे दिया गया उद्यम असिस्ट योजना के अंतर्गत। ये लोग जब फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे तो एक भी अगर कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी एंटरप्राइज है, कोई ट्रेडिंग है, वो एक भी कोई शुरू होगी तो उसमें 2 या 3 लोग 4 लोग जरूर उसमें एम्प्लॉय करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो MSME सेक्टर है ये सबसे बड़ा सोर्स बनने वाला है बेरोजगारी की समस्या खत्म करने में और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। जो MSME सेक्टर है उस पर हमें काफी बड़ा भरोसा। देखिए, जो सरकारी नौकरी हैं वो कितनी नौकरी है नीरज जी? 2 करोड़ 3 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। यहां पर जो MSME सेक्टर है सरकारी की तो सर कोई ज्यादा बात भी नहीं करते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसका जो समाधान मुझे लगता है कि वो MSME सेक्टर ही दे सकता है। एक तो बेरोजगारी की समस्या दूर करना, और जो लोग बेरोजगार हैं वो छोटा छोटा अपना व्यवसाय करें, 1-2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट में रखें तो उनकी भी तरक्की होगी, देश की भी तरक्की होगी। ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये भी शायद काफी हद तक दूर होने की। देखिए, आज भी 11 करोड़ लोग की हम बात करते हैं कि वो इन MSMEs द्वारा एम्प्लॉय किए गए। 11 करोड़ का मतलब ये हुआ नीरज जी कि 44 करोड़, अगर एक फैमिली में हम 4 लोग माने तो 44 करोड़, मतलब 140 करोड़ में से 44-45 करोड़ जो लोग हैं वो MSME सेक्टर से उनका गुजर बसर चल रही है। तो बड़ा नंबर है। देखिए, हर जब हम लोग जॉब की बात करते हैं ना तो सरसरी तौर पे हर आदमी कुछ ना कुछ करके अपना घर चला ही रहा होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब का भी मैटर होता है ना कि आप जॉब करके पैसा कितना कमा रहे हैं, क्या वो पैसा आपकी जीवन को चलाने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। अब इतना वेरिएशन है यहाँ भारतवर्ष में नौकरियों की तनख्वाहों को लेकर के कि आप अकल्पनीय, आप सोच नहीं सकते कि एक गार्ड मुंबई जैसे शहर में, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक गार्ड जो बेचारा 12 घंटे की नौकरी करता है उसको शायद 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, अप टू मार्केट 10,000 मिलते हो। कैसे वो अपना जीवन चलाएगा? तो जॉब और क्वालिटी ऑफ जॉब में भी बड़ा फर्क होता है। लेकिन मैं एक और यहाँ सवाल रखना चाहता हूँ जोशी जी, इससे आपका जवाब चाहिए संक्षेप में। एक फैक्टर बस, हाँ जोड़ दीजिए मुकेश जी, जोड़ दीजिए, संक्षेप में जोड़ दीजिए, आप बोलिए सर। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, देखिए स्किल डेवलपमेंट की जिसकी आप बात कर रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम देखते हैं स्किल्ड, जब हम स्टाफ की बात करते हैं ना तो बहुत ही मुश्किल से हमें स्किल्ड स्टाफ मिलता है। मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं या आप भी अगर अपने चैनल के लिए भी, जब आप स्किल्ड स्टाफ की बात करते हैं ना तो शायद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। तो ये जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि अपने आप को हमें स्किल करना पड़ेगा, हमें ये बनाना पड़ेगा
पड़ेगा कि जो हमारी जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर स्किल लोग हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ना तो सैलरी की शायद कोई समस्या है ना एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। मुकेश जी, स्किल इंडिया का एक भारी प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें यही तो सब सिखाया जा रहा था कि ITI वाले लोग जो प्लम्बर हैं, फिटर हैं, जो बिजली के मैकेनिक है, ये सब स्किल इंडिया प्रोग्राम इसलिए इतना बड़ा चलाया गया था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं? नहीं, देखिए खाली सरकार के भरोसे रहकर हम नहीं कर सकते। ये जो स्किल्ड है ये हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी, हमें इंडस्ट्री से भी। आज आप देखिए, अगर आपके घर में कोई बल्ब फ्यूज हो जाए या उसको आपको बदलवाना हो, ट्यूबलाइट को एक स्विच खराब हो जाए, उसके लिए भी कई बार ऐसा लगता है कि यार इलेक्ट्रिशियन हमें मिल नहीं पा रहा है। हमें मैंने सीख लिया मुकेश जी, मैंने सीख लिया सही तरह से। मुकेश जी, मैं अपने घर की ट्यूबलाइट खुद बदल। हाँ, तो इसका मतलब मैंने सीख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो स्टाफ वो स्किल्ड वर्कर मिलने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, दिक्कत नहीं हो रही थी सर, वो बहुत पैसे ले रहा था, तो मैंने अपनी ट्यूबलाइट खुद ही बदल ली। वो आजकल बड़ी आसान हो गई है वो। तो आप तो कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा मिल नहीं रहे, अभी आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं पैसे ज्यादा, तो इसका मतलब सैलरी बढ़ गई है उनकी, स्किल्ड लोगों की। वो तो मैं मान ही रहा हूँ, तो वो तो टीम लीज वाले मुझे बता के गए स्किल्ड लोग बहुत पैसे ले रहे हैं, लेकिन अनस्किल्ड की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपनी ट्यूबलाइट खुद ही बदल लेता हूँ। आजकल बड़ा आसान उसको बदलना, उसमें चौक वो कुछ लगता नहीं है, वो डिजिटल वाली होती लग जाती। लेकिन सीरियस नोट पे सर, AKB सर और जोशी जी, आपसे एक एक करके मेरा सवाल है। देखिए, एक बड़ा परिवर्तन हुआ 2021 से लेकर के, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई है सर। देखिए, जब तक फ्री पैसा था तब तक सब कुछ बहुत हंकी डोरी था, दुनिया में सब चल रहा था बढ़िया। अब अमेरिका में भी 5.5% की ब्याज दर हो गई है। तो जब पैसा बड़ा महंगा हो गया है तो फिर वो सबके लिए दिक्कत खड़ी कर रही है ना। इसलिए मैं बार बार एक एम्फेसिस कर रहा हूं कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप मुझे काम दे दो या मेरे हाथ में कुछ पैसा मेरे को छोड़ो। अब दोनों परिस्थितियां कैसे बनेंगी? जोशी जी, कॉस्ट ऑफ फंड तो बढ़ गई है। जोशी सर, आपसे पहले देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड एक बड़ा इशू है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ज्यादा है, और ग्लोबली भी इस समय अगर देखा जाए वो जो डेट टू GDP रेशियो है ग्लोबली, वो अबाउट 350% है। yes. जो 25% ज्यादा है 2008 से। तो अब अगर जब डेट इतना ज्यादा है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो इसमें फिर रिस्क पैदा होते हैं, एक्सीडेंट्स होने के, जो लोगों की क्षमता कम हो गई है डेट चुकाने की। तो ये एक तरह से खतरा ग्लोबल साइड से आने का आशंका बनी हुई है कि वहां से कोई स्ट्रेस ना और पैदा हो। डोमेस्टिकली आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं वो अभी जाके प्री पैंडेमिक लेवल से थोड़ा ऊपर गए हैं, और इसका असर अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि RBI की जो पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को तभी कंट्रोल करती है जो डिमांड नीचे जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल था और वाया डिमांड। तो स्लो डाउन तो आई थिंक जो दिखाई देगा उसमें RBI के इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं उसका भी असर, उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन स्लो डाउन में होगा, और ये ऑब्जेक्टिव भी था पॉलिसी। अब दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट का उतना ज्यादा रोल होता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका इकोनॉमिक आउटलुक कितना स्ट्रांग है। हमने ये भी देखा है पहले कि जब आउटलुक स्ट्रांग होता है तो लोग ज्यादा ब्याज पे भी पैसा उठा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक आउटलुक पे ज्यादा निर्भर करेगा। जोशी सर, ये चक्र है, इस चक्र को कहां से पकड़े? देखिए, हमारे देश में जो स्टार्टअप कल्चर इतना फ्लॉरिश हुआ, जिसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, वो वेस्ट की ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट मनी पे हुआ है। भारत में कौन सा स्टार्टअप कल्चर की फंडिंग भारत में कोई कर रहा है? हुआ तो सब अमेरिका से है, जब 54 ब्याज पे मिलता था। AKB सर, तो ये तो एक बड़ी डिफिकल्ट समस्या होगी। जोशी सर सही करें कि एक सिरा कहीं से पकड़िए, लेकिन कहां से पकड़ा जाए, ये तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं, देखिए, ये जो सवाल जो है, मैं समझता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ मनी का सवाल, मैं मानता हूं कि ये सही सवाल है, और इसका समस्या जो है कॉस्ट ऑफ मनी का, इसका हल तभी होगा जब ग्रोथ का मसला आप उसको टैकल करेंगे। और ग्रोथ का मसला सरकार के पास है। सरकार को ये देखना पड़ेगा किस तरह से वो अपनी बोरोइंग को कम करके, जिससे कि मार्केट में डिमांड फॉर मनी कम हो ना। सरकार अगर 16 लाख करोड़ अगर मार्केट से अगर हर साल ले और उसको 16 लाख करोड़ को नीचे ना करे, तो मैं समझता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो तो कम नहीं होने वाली ना। तो सरकार की जो दायित्व जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा, किस तरह से सरकार अपने जो खाता को ठीक तरह से
रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के खाते को संतुलन में लाए, जिससे कि उसको मार्केट में जाकर वो 16 लाख करोड़ की ग्रॉस बोरोइंग करे। अच्छा, एक भी सर, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो कैसे कम करेगा? सर एक बहुत ही छोटा सवाल मुझे एक भी सर आपसे जाएगा, क्या हमारे इनकम टैक्स में कुछ छूट बढ़ाएंगे, हमको थोड़ा रियायत देंगे क्या? मेरे ख्याल से एक इनडायरेक्ट तरीके से आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वो 10 लाख रुपए की इनकम के नीचे जो एग्जेम्पशन फ्री रेजीम जो है, हाँ। उसमें रेट की रद्द-बदल हो सकती है। वो मैं मानता हूं कि वो एक रिलीफ होगा, वो भी उससे कंजम्पशन डिमांड में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ला सकती है वो। ओके, तो ये एक छोटी सी इनडायरेक्ट रियायत हमको मिल सकती है। सर सीए लोग थोड़ा बढ़ा के उसको बड़ा भी बता देंगे हमें कि कैसे हो सकती है। लेकिन मूल सवाल जो हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया उसमें एक एम्प्लॉयमेंट है, एक आपको कैसे बोरोइंग करके कैपेक्स करना है, सरकार को भी करना है, प्राइवेट वालों को भी करना है। और ये असली मुद्दे हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने के बाद पूरी गणित जो है ना गड़बड़ा जाती है। इससे घर की गणित गड़बड़ाई हो, इससे सरकार की भी बैलेंस शीट में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इतना ही, लेकिन अभी बजट में समय है, हम लोग ऐसी चर्चाएं और भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।